मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक गांव में प्रकाश नाम का व्यक्ति रहता था, जो पेशे से एक धोबी था। सभी उसे पप्पू बुलाते थे। पप्पू के एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम माया था, जिसकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष होगी। प्रकाश अपनी मेहनत से अपने घर की छोटी मोटी सारी जरूरतों को सहजता से पूरी कर लेता था। उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। पप्पू की लड़की माया बेहद खूबसूरत थी। उसका अच्छा स्वभाव उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता था। माया जिस रास्ते से गुजरती तो सभी उसे देखते रह जाते थे, लेकिन उससे कुछ कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। इसका कारण था उसके कड़क मिजाज का होना। माया और उसके घर वालों को इस बात का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था, और न ही कोई आम आदमी इसकी कल्पना भी कर सकता था कि माया की खूबसूरती की कायल दूसरी दुनिया की शक्ति भी हो जाएगी। माया को बचपन से ही अपने आसपास किसी अदृश्य साये की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। एक बार पप्पू अपने गांव के ही एक व्यक्ति के खेत पर मजदूरी कर रहा था। माया उसे दोपहर का खाना देने के लिए जा रही थी। मार्च का महीना था। तेज धूप से बचने के लिए माया अपना सर और चेहरे को अपने दुपट्टे से ढकती हुई जा रही थी। रास्ता सुनसान था, क्योंकि गांव वाले अपने खेतों के कामों में लगे हुए थे। माया जल्दी जल्दी निर्जन और सुनसान रास्तों पर बढ़ी जा रही थी। उसी वक्त एक गर्म हवा का झोंका आया और माया को छूता हुआ निकल गया। गर्म और धूल से भरे हवा के झोंके ने माया के सर से दुपट्टा भी उड़ा दिया। माया खुद को संभाल पाती तब तक माया के कानों में पीछे से हल्की आवाज आई, माया। माया डर गई। माया ने तुरंत मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। माया को यह वहम लगा, क्योंकि अक्सर गर्मियों में दोपहर के समय गर्म हवाओं के बवंडर बनते रहते हैं और ऐसे वहम पैदा हो जाते हैं। माया ऐसा सोचकर जैसे ही आगे बढ़ने के लिए मुड़ी तो अचानक उसका पैर एक झाड़ी में अटक गया और उसकी डर से आंखें बंद हो गई और उसके हाथों से टिफिन छूट गया। वो जब तक गिरती उससे पहले माया को महसूस हुआ कि वो किसी की बाहों में है, और न ही उसे टिफिन के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर आंखें खोली तो उसने खुद को वहां अकेला और गिरने से संतुलित पाया। उसे अब महसूस हुआ कि अब की बार उसका कोई वहम नहीं था, कोई था जिसने छुआ और गिरने से बचाया। माया अब किसी को वहां ना पाकर डर से कांप गई। उसने देखा पास ही में उसका टिफिन भी सही सलामत रखा हुआ है, गिरने के बावजूद। माया डरती हुई वहां से चली गई। अपने बाप के पास जाकर माया ने सारी आप बीती प्रकाश को सुना दी। प्रकाश ने उस वाक्य को भूत प्रेत का चक्कर समझा और शाम को वह माया को मंदिर के एक पुजारी के पास झाड़ फूक करवाने ले आया। गांव वालों की मान्यता अनुसार गर्मियों के दिन में दोपहर के समय भूत प्रेत सक्रिय हो जाते हैं और किसी भी पुरुष या महिला को अकेला पाकर उसे अपने काबू में कर लेते हैं। लगभग 1 महीने बाद माया अपने सहेलियों के साथ कुएं से पानी लेने के लिए गई। पानी की बाल्टी कुएं से निकालते समय माया की एक सहेली जो अपने साथ नया सेलफोन लाई थी, उसने माया का फोटो लेने के लिए माया को उसकी ओर देखने को कहा। जैसे ही उसने माया का फोटो लिया तो चीख पड़ी और उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। उसकी चीख सुनकर माया डर गई और असंतुलित होकर कुएं में गिर गई। सभी के होश उड़ गए थे। माया की चीख से कुआं गूंज उठा और तभी एकदम माया की चीख रुक गई। सभी ने कुएं में झांककर देखा तो पाया माया बिना किसी सहारे के हवा में झूल रही है। एक व्यक्ति ने झट से रस्सी माया की ओर फेंकी। माया ने उसे पकड़ लिया और उसे सही सलामत उसे कुएं से निकाल लिया। सभी इस चमत्कार से हैरान रह गए। सभी ने उस लड़की के चीखने का कारण पूछा तो उसने माया का फोटो दिखाया, जो उसने कुछ देर पहले ही खींचा था। उस फोटो में माया के साथ एक धुंधली भयानक काली परछाई दिखी। सभी ये देखकर डर गए। उस दिन से सभी माया से दूर रहने लगे। माया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब उसे रातों को भी बुरे सपने दिखने लगे थे और उसे हर वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा था, जो उसे बचपन में कभी कभी होता था। 6 महीने बाद माया अपने एक क्लासमेट चेतन से प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन किसी ने भी अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। एक बार माया स्कूल से वापस लौट रही थी। उसने देखा सामने चेतन खड़ा हुआ है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। उसे समझते हुए देर न लगी, वो शर्मा कर इधर उधर अपनी नजरों को छुपाते हुए देखने लगी। चेतन ने माया के पास आकर कहा, माया। तो माया बोली, हाँ बोलो। चेतन बोला, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कई दिनों से सोच रहा था, आज आकर मौका मिला है वो बात कहने का। माया कहने लगी, क्या कहना है तुम्हें? चेतन कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ऐसा सुनकर माया के चेहरे से एक खूबसूरत मुस्कान झलक गई। माया बोली, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, और माया के चेहरे पर शर्म दिख रही थी। चेतन ने कहा, आई लव यू माया। चेतन माया के और करीब आया तो माया ने शर्म से अपनी गुलाब की पंखड़ियों जैसी पलकों से दोनों आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा लाल सा चमक उठा। उसके लाल होंठ और सिंदूरी गाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। चेतन ने माया के कंधों को अपने हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींचा तो माया के शरीर में तरंग सी उठी
और उसने चेतन को अपनी बाहों में भर लिया। उसी क्षण हवा का हल्का सा झोंका उसकी आवाज के साथ माया के कानों से होता हुआ गुजरा। माया ने झटके से चेतन को खुद से दूर धकेल दिया और घबराकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसने दोबारा मुड़कर चेतन की ओर देखा तो सामने चेतन नहीं था। उसे वहां ना पाकर माया जब तक उसे बुलाती उससे पहले उसकी नजर सामने पड़े चेतन पर पड़ती है, जो जमीन पर पड़ा बेतहाशा तड़प रहा था। माया रोती हुई उसके पास जाती है और जैसे ही उसे छूती है तो चेतन पहले जैसा सामान्य हो जाता है। चेतन धूल से गंदा हो चुका था, उसका चेहरा भी समझ में नहीं आ रहा था, वह लगातार बस खांसे जा रहा था। माया ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें चेतन? चेतन ने खुद से माया का हाथ हटाते हुए कहा, दूर हटो मुझसे तुम। माया ने मिन्नत की, ऐसा ना कहो चेतन, प्लीज मुझे समझो। चेतन कहने लगा, दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से, भगवान के लिए। तुम मनहूस हो, तुम पर किसी शैतान का साया है जो किसी को तुम्हारे पास आने से रोकता है और उसे मार भी सकता है। देखो मेरा क्या हश्र कर दिया, गला दबा दिया था मेरा, इसीलिए कोई तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। कोई भी नहीं करेगा तुमसे प्यार। मैं भी जा रहा हूं और आइंदा मुझे अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। चेतन अपने कपड़े झाड़ता हुआ वहां से चला गया। माया वहां पर अकेली बैठी रोती रह गई। शायद तीसरे को उन दोनों का प्यार रास नहीं आया था। उसी रात के 2 बजे माया अपनी चारपाई पर अकेली अपने कमरे में सो रही थी। माया ने करवट ली तो अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे लगा कि वो अकेली चारपाई पर नहीं लेटी हुई है, कोई दूसरा भी उसके साथ लेटा हुआ है। माया के पसीने छूट गए और डर के मारे सांसें तेज हो गई। उसने अपने बगल में डरते हुए चारपाई पर हाथ फेरा तो राहत की सांस आई। वहां कोई भी नहीं था। माया एक लंबी सांस लेकर सुकून होकर सीधी लेट गई और शांत मुद्रा में छत की ओर देखने लगी। हल्की हवा से उड़ते द्वार और खिड़कियों के पर्दों की हलचल ने माया के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। इन्हीं आवाजों में से एक आवाज माया को भयाक्रांत कर गई। ये वही पुरानी आवाजें थी जिसे वह कुछ दिनों से सुनती आ रही थी। माया का गला सूख गया था डर से, क्योंकि उसके नाम की आवाजें लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था। माया को लगा जैसे कोई उसे उसके नजदीक से आवाज दे रहा था। माया का डर से बुरा हाल हो रहा था। डर से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो आवाज नहीं दे पा रही थी अपने माँ बाप को। कुछ देर बाद जब आवाज आना बंद हो गई तो उसने हिम्मत करके अपनी चारपाई पर बैठकर सामने देखा तो पाया कि कोई अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा है। माया की तो ये देखकर मानो जमीन ही खिसक गई। माया ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां पर? माया की आवाज सुनकर दूर खड़ा अनजान शख्स आहिस्ता आहिस्ता माया की ओर बढ़ा। माया की दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। वह शख्स जैसे ही माया के करीब उजाले में आया तो माया उसके चेहरे को देखकर सब गम और डर भूल गई। माया जिस शख्स के रूबरू थी वह एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक नौजवान था। माया ने पूछा, कौन हो तुम? तो वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारा प्यार हूँ। मेरी आंखों में देखो माया, जिसे तुम आज तक महसूस करती आई हो, मैं वही एहसास हूँ। उस शख्स ने माया के नजदीक आते हुए उसे बहुत सारी बातें कही। माया उस शख्स की आंखों में देखे जा रही थी जैसे मानो वह उसकी आंखों में डूब गई हो। उस शख्स ने माया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मेरा नाम प्रेम है और तुम मेरी हो हमेशा के लिए। हमें कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। माया अचेत सी उसी को देखे जा रही थी, बिना कोई एतराज और डर से। माया उस शख्स यानी कि प्रेम की आगोश में ही सो गई। उस रात से माया को घर वालों और बाहरी दुनिया से कोई भी लगाव नहीं रहा। अब वो सारा दिन प्रेम की यादों और बातों में ही खोई रहती थी। दरअसल प्रेम कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी जिन था जो माया से प्यार करने लगा था और उसने माया को मोहनी विद्या द्वारा अपने वश में कर लिया था। इस बात से अनजान माया प्रेम को चाहने लगी थी। उन दिनों तेज बारिश और आंधी की वजह से गांव में बिजली कई दिनों तक काट दी जाती थी। ज्यादातर गांव वाले गर्मी की वजह से अपनी घरों की छत पर सोया करते थे। एक ऐसी ही शाम 8 बजे माया अपने छत पर अपने प्रेम की बाहों में थी। सभी लोग अपने अपने घरों में रात के खाने में व्यस्त थे। बारिश थोड़ी देर पहले ही थमी थी। हल्की शीतल वायु अपने साथ गीली मिट्टी की सौंधी महक को लिए बह रही थी। रात प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसे सुहाने मौसम में माया प्रेम की बाहों में खोई हुई थी। प्रेम उसके बालों से खेल रहा था। माया का ध्यान सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज पर गया। वो घबराकर प्रेम से अलग हो गई। उसने देखा कि सामने उसका बाप प्रकाश खड़ा है। माया को डर था कि उसके बाप को उसके प्यार के बारे में पता नहीं चल जाए तो उसकी खैर नहीं थी। माया घबराकर खड़ी होकर और अपने हाथ पीछे की ओर छिपाकर अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। प्रकाश बोला, क्या कर रही है यहाँ? अभी तक खाना नहीं खाना क्या तुझे? माया बोलने लगी, जी बापूजी आती हूँ अभी। माया ने आश्चर्य और डरते हुए प्रेम की ओर मुड़कर देखा तो प्रेम वहां नहीं था। तब जाकर माया ने चैन की सांस ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। प्रकाश ने कहा, माया रुक, ये तू क्या छुपा रही है हाथों में? माया ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं बापू। प्रकाश ने माया से उसके हाथों से बैग छुड़ा लिया तो बैग से 2 सोने के कंगन गिर पड़े और उस बैग में उसने देखा कि एक कीमती सूट भी रखा हुआ था। ये सब देखकर प्रकाश को समझते हुए देर न लगी कि उसकी बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। वो माया को घूरता हुआ छत के चारों कोने देख आया मगर वहां कोई भी नहीं था।
माया अभी तक सर झुकाए खड़ी थी। गुस्से से पागल प्रकाश ने कपड़ों का बैग वहीं फेंक दिया और माया को खींचकर नीचे ले गया। प्रकाश ने माया को एक कमरे में पटक दिया और बाहर से गेट बंद कर दिया। माया रोती रही लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। माया की माँ और छोटा भाई सब डरे और सहमे हुए थे क्योंकि वे सब प्रकाश के गुस्से से वाकिफ थे। प्रकाश ने गुस्से में कहा, इस बेशरम और नीच को कोई खाना नहीं देगा, समझ गए तुम सब। इतना कहकर प्रकाश छत पर गया तो देखा कि वहां कोई भी बैग और कंगन नहीं थे। प्रकाश को लगा कि कोई तो है उसकी छत पर अभी भी। उसने अनजान लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही वह वापस सीढ़ियों पर पहुंचा तो उससे अपने पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि सामने एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। प्रकाश कुछ समझ पाता तब तक कई पत्थरों की बरसात होने लगी। प्रकाश खुद को बचाते हुए वहां से भाग गया। प्रकाश अपनी पत्नी को घटित घटना के बारे में बता ही रहा था तो उससे एक कमरे में माया के खिलखिलाते हुए बात करने की आवाज सुनाई दी। प्रकाश ने खिड़की से झांक कर देखा तो माया खाना खाते हुए किसी से बातें करते हुए हंसे जा रही थी, लेकिन सामने कोई दिख नहीं रहा था। प्रकाश के लिए आश्चर्य की बात तो ये थी कि ऐसा खाना माया के पास बंद कमरे में आया कैसे, जो उसने अभी तक खाया ही नहीं था। पास में ही वही सूट और कंगन रखे हुए थे जो छत से गायब थे। वास्तव में माया के सामने प्रेम बैठा हुआ था। वही लाया था माया के लिए खाना, कपड़े और कंगन। माया पूरी तरह से उस शैतानी जिन के कब्जे में थी। सुबह प्रकाश ने गांव में पंचायत बुलाई और पंचों से कहा कि उसकी लड़की को गांव के कुछ लोग परेशान करते हैं। इसके साथ ही प्रकाश ने रात की सारी घटना पंचों को सुना दी। तब पंचों ने कहा कि फैसला अब माया को देखने के बाद ही होगा। प्रकाश पंचों को अपने साथ में लेकर अपने घर गया। वहां सबने देखा कि माया अभी भी बंद कमरे में किसी से बातें कर रही है। सभी माया के पास पहुंच गए मगर माया सबसे बेखबर अपनी बातों में मशगूल थी। पंचों ने कमरे और छत का मुआयना किया तो इस बात का यकीन हो गया कि बाहर से कोई भी व्यक्ति कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। और माया की हालत देखकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी बेटी किसी इंसान से नहीं, किसी जिन की ताकत के वश में है। उसने अपने सम्मोहन से इस पर काबू पा लिया है। अगर समय रहते कुछ उपाय नहीं किया गया तो वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाएगा। पंचों ने भी कहा, प्रकाश बाबा सही कह रहे हैं, तुम्हारी बेटी किसी जिन के वश में है और तुम जानते हो कि जिन किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रकाश पंचों से बोला, अच्छा पंची, ऐसा है तो जिन ने पत्थर ही क्यों बरसाए, पैसे क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो हमारे आसपास कोई जिन जैसी शक्ति है तो पैसों की बरसात करके दिखाए, तब हम जाने। इतना कहते ही प्रकाश के आंगन में एक 500 रुपए का नोट उड़ते हुए आया। सभी लोगों का आश्चर्य से मुंह खुले रह गया और देखते ही देखते पूरा आंगन 100, 500 और 1000 के नोट से भर गया। प्रकाश ये सब देखकर पागल सा हो गया और दौड़कर नोटों को एक थैले में भरने लगा। पंचों ने प्रकाश का ये पागलपन देखकर कहा, ये क्या कर रहे हो प्रकाश? इन पैसों की कीमत तुम्हें अपनी बेटी की जान देकर चुकानी पड़ेगी। वो जिन तुम्हें अपनी असीम ताकत और मौजूदगी का एहसास कराने के लिए ये सब कर रहा है। प्रकाश ने पंच समेत गांव वालों से गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं पैसों के लालच में अंधा हो चुका था। कुछ समय बाद सभी पैसे वहां से गायब हो गए। माया की तबीयत खराब होने लगी और वह कई तरह की आवाजें निकालने लगी। पंचों ने बाहर से एक मशहूर तांत्रिक को बुलाया और फिर उस तांत्रिक ने एक पूजा के लिए हवन किया। माया को हवन के सामने बिठाया। माया पूरी तरह से जिन के काबू में थी। तांत्रिक ने जिन को चेतावनी देते हुए कहा, हे दुष्ट जिन, इस बच्चे के शरीर से निकल जा, नहीं तो मैं तेरी दुर्दशा कर दूंगा। जिन ने हंसते हुए कहा, तू मुझे डराएगा? ये मेरी है और इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक कहने लगा, इस भोली नेक दिल बच्ची को क्यों सता रहा है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? जिन कहने लगा, मैं कई सालों से ऐसी ही खूबसूरत और नेक दिल लड़की को ढूंढ रहा था जो दिल की साफ हो। मैं इसे बहुत चाहता हूँ, इसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। प्रकाश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं अपनी बेटी के बदले में कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन जिन नहीं माना। तांत्रिक ने गंगा जल को मंत्र के साथ माया पर छिड़क दिया और कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, ये ले। जिन इतने में ही कराहने लगा और कहने लगा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे जाने का समय आ गया है, चले जाओ। तांत्रिक ने गुस्से में कहा। जिन गंगा जल से बहुत तड़प रहा था और मंत्रों से उसको तकलीफ हो रही थी तो जिन कहने लगा, नहीं, ऐसा मत करो, मैं जा रहा हूँ। माया, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारे लिए फिर आऊंगा। माया के शरीर से एक काली छाया निकली और माया बेसुध होकर वहीं पर गिर गई। तांत्रिक ने उसी क्षण अपने थैले से एक कांच की शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते वो काली परछाई उस शीशे में कैद हो गई। तांत्रिक खुद उस शीशी को गांव के बाहर एक सूखे पड़े तालाब में एक गड्ढे में गाड़कर आ गया और माया एक मनहूस साये से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अभी माया की शादी हो चुकी है और वो खुशहाल है, मगर आज भी कोई उस तालाब की गहराइयों में दफन उसके लिए आजाद होने की तमन्ना रखता है।